हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 और हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में भी समझेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप रूल्स 2019 को अमेंड किया है और नोटिफाई कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था और उसमें किस तरह के रूल्स बनाए गए थे उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसी को अमेंड करके अब न्यू रूल लाया गया है जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों समझते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी तरह का प्रोविजन बना सकते हैं रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। दोस्तों जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजन ला सकती है। दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या था इसके बारे में भी हम समझेंगे। उससे पहले आर्टिकल 11 के अंडर में ही पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 2019 को पास किया था और इसमें प्रेसिडेंट के एसेंट को भी रिसीव किया था 2019 में ही। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसी भी प्रकार का रूल्स को फ्रेम नहीं किया जिसके बाद से ये एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एम है उसे सिटीजनशिप प्रोवाइड करना जो कि माइग्रेंट्स हैं और उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी किया गया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से रूल्स थे जो पहले वाले एक्ट में यानी कि 2019 वाले एक्ट में थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कौन से ऐसे माइग्रेंट्स होंगे जिसे इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है वो प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप उन सभी लोगों के लिए जो कि 4 कंडीशंस फुलफिल करेंगे और उन्हें उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद एक इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि वो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन से बिलोंग करने चाहिए। याद रहे दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम या जो एथिस्ट लोग हैं वो शामिल नहीं है। यहाँ पे 6 रिलीजियन शामिल है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। इसलिए लोगों में काफ़ी डिबेट्स भी होते हैं। जो मुस्लिम या एथिस्ट पीपल होते हैं वो कई बार ये कहते हैं कि हमें शामिल क्यों नहीं किया गया था 2019 एक्ट में। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो उनकी एंट्री 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले होना चाहिए। उसके बाद आने वाले लोगों को देश के अंदर भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों इस तरह के जो माइग्रेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है कुछ सर्टेन ट्राइबल एरियाज जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि 6th स्केड्यूल में मेंशन किया गया है। और इनर लाइन परमिट के अंडर में जो एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड इन सभी एरियाज में भी उनको अलाउड नहीं किया जाएगा और वो एक इलीगल माइग्रेंट की ही तरह रहेंगे। दोस्तों जो पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन है उसको 11 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया गया है। दोस्तों जो कि इस तरह के कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स हैं जैसे अभी हमने 4 कंडीशंस को बताया, अगर इस कैटेगरी में माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप लेने में जहां पहले 11 वर्ष लगते थे वहां सिर्फ 5 वर्ष लगेंगे।
इसके अलावा 5 ग्राउंड्स भी बनाए गए हैं जिसके कारण ओसीआई रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उसे कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम उन सभी 5 ग्राउंड्स के बारे में समझेंगे जिसके बेसिस पे ओसीआई रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या नीड थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया था। आइए दोस्तों जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को क्यों लाया गया था। सबसे पहला जो कंसर्न था दोस्तों वो था ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परसिक्यूटेड इंडिविजुअल्स हैं और उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके राइट टू लाइफ और लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। दोस्तों, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश के भीतर रह के भी उनके साथ बहुत तरीके के परसिक्यूशन होते हैं, रिलीजियस भेदभाव होते हैं और अपने ही देश के अंदर वो टॉर्चर होते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए ये एक्ट काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए। इसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं दोस्तों और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच डिफ्रेंशिएट होगा एंड जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, जो सताए गए माइनॉरिटीज़ हैं, उनको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है रिलीफ फॉर पार्टीजन विक्टिम्स। जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण जो अदर रिलीजियन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उन्हें काफ़ी परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है रिलीजियन ग्राउंड के बेसिस पे। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न भी है जिसके बारे में हम समझेंगे। पहला कंसर्न ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे श्रीलंका, जिसका स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म है, और म्यांमार जो कि जिसका स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म है, इन सभी को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। तो यहाँ के भी तो माइग्रेंट्स होंगे जो कि काफ़ी सताए गए होंगे, तो भारत देश उनके लिए क्यों नहीं सोच रही है। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का कारण है। दोस्तों, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ माइग्रेशन। इसमें कोई टेस्टिंग स्टिपुलेट नहीं किया गया है। जो अभी न्यू रूल आई है CAA रूल 2024, उस रूल के अंदर में किसी भी प्रकार का टेस्टिंग नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्क्रूटनाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि एप्लीकेंट ज़बरदस्ती भारत देश में आ रहे हैं या फिर उनको परसिक्यूट किया गया है या फियर ऑफ परसिक्यूशन के वजह से भारत देश में आया। ऐसा कोई भी जो है टेस्टिंग स्टिपुलेट नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिबेट करते हैं कि मुस्लिम कहाँ है, ज्यूज़, एथिस्ट, इन सभी को हटा दिया गया है इस एक्ट से। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हम तो ऐसी बात करते हैं कि हमारा देश और हमारा संविधान सेकुलरिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन क्यों किया जा रहा है इस एक्ट के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ ऐसे 6 रिलीजियंस हैं जिसे इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो ज्यूज़ हैं, जो एथिस्ट हैं, उनका क्या। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट बनता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेट ऑफ एंट्री। दोस्तों, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी ऑफर कर रहे हैं इस एक्ट में, जैसे कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले आए हैं उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, और जो कि 31 दिसंबर 2014 के बाद आए उनका ट्रीटमेंट अलग होगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ की हाइलाइट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर कोई सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये है, पहला कि वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। दूसरा, या तो उनकी शादी हुई है इंडियन सिटीजन से। तीसरा, कि जो उनका माइनर चाइल्ड है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या जो पर्सन है उसके पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है एज एन इंडियन सिटीजन, या फिर जो व्यक्ति है
व्यक्ति है या फिर उनके माता पिता में से कोई एक सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के। और लास्ट पॉइंट है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर में रजिस्टर हो। क्या और भी कोई क्वालिफिकेशंस है बाय नेचुरलाइजेशन? यस, और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि एप्लीकेंट के पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए किसी भी एक भाषा का, जो कि लिस्टेड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दोस्तों, जो पहले एक नेशनलिटी प्रूफ दिखाना होता था कि किस देश से हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उस डॉक्यूमेंट की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट को 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे एज प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, जैसे कि वीज़ा, रेसिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सभी से हो जाएगा। अलग से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर भारतीय सिटीजनशिप अप्रूव हो जाता है तो फिर दूसरे किसी भी देश का आप नागरिकता नहीं ले पाएंगे। अगर कोई देश की नागरिकता थी भी तो वो ख़त्म हो जाएगी और वो रिवर्स फिर नहीं हो पाएगी। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन में बी मेड। तो किसको हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो सेक्शन 6B है, उसके अंडर में एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू एक इम्पावर्ड कमेटी होते हैं, उसको सबमिशन किया जाएगा और इसकी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आइए दोस्तों जानते हैं 5 ग्राउंड जिसके बेसिस पे OCI कैंसिलेशन हो सकता है। सबसे पहला, अगर फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया है। दूसरा, अगर ऐसा कुछ भी किया गया है जो डिसअफेक्शन शो करता है संविधान के लिए। तीसरा, अगर वॉर के दौरान इनेमी से बात कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज हैं, तो भी उनका OCI कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कभी ऐसा लगे कि देश की सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देश को ऐसा लग रहा है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, उनके बचाव के लिए OCI कैंसिल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के विदिन OCI अगर सेंटेंस्ड है इम्प्रिजनमेंट में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, दोस्तों मिनिमम 2 इयर्स या 2 इयर्स से ज़्यादा, तो भी OCI कैंसिल किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा, और मैंने काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश की आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के रिगार्डिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।